नमस्कार। इतिहास गवाह है कि इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इंदिरा युग का अंत हो गया। 1984 के नवंबर महीने में देश को सबसे नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी मिले। महज 40 साल की उम्र में राजीव गांधी पीएम बने। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ। देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, अलगाववाद की आग धधकी, भ्रष्टाचार का जिन निकला, पार्टी में विद्रोह हुआ और धर्म की राजनीति की चिंगारी सुलगी। राजीव गांधी का सामना ऐसे तूफानों से हुआ जिसमें उनकी कश्ती फंस गई और मौका परस्त राजनेताओं को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल गया। आज के एपिसोड में राजीव गांधी युग के ऐसे ही तूफान की गवाही। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई। वे मेरी ही मां नहीं, वे देश भर की मां थी। उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की सेवा करी। आप सब जानते हैं कि उनका एक सपना था, एक अखंड, शांतिपूर्ण, खुशहाल भारत का। इंदिरा की शहादत के बाद देश जलने लगा। राजीव गांधी की शांति की अपील बेअसर रही। सिख निशाने पर। 31 अक्टूबर की शाम को ही एम्स के बाहर नारे लगने लगे थे, खून का बदला खून से। विदेश से लौटे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी एम्स के बाहर विरोध का सामना करना पड़ा था। रात होते होते पुलिस थानों में सिख समुदाय पर हमले की खबरें आने लगी। नवंबर 1984। 1 नवंबर से दिल्ली धधकने लगी। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में सबसे खौफनाक वारदात हुई। गुरुद्वारे पर हमले हुए, कई सिखों को जिंदा जला दिया गया। पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। लेकिन 3 दिन तक ऐसा लगता था जैसे दिल्ली में सिर्फ अराजकता का माहौल है, जैसे कोई सरकार है ही नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। त्रिलोकपुरी, मंगलपुरी, शाहदरा, सुल्तानपुरी, गीता कॉलोनी, पालम कॉलोनी जैसे दिल्ली के इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। देश के कई दूसरे शहरों में भी दंगा फैल गया। दिल्ली में कर्फ्यू लगा। 3 दिन बाद सेना बुलाई गई, तब जाकर हालात सुधरे। सिख विरोधी दंगे सुलगाने के आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगे, जिनमें एचकेएल भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, ललित माकन जैसे नाम शामिल थे। देश भर में हजारों सिखों की मौत हुई। स्थानीय नेता लोग ने लोगों को बुलाया, काफ़ी लोग बाहर से बुलाया, झुग्गी झोंपड़ी से बुलाया, और उन्होंने कहा कि आप सिखों को मारो, उसके घर को आग जलाओ। और एक दूसरी बात स्पष्ट था कि सरकार उसको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी जब तक वो फौज ने बुलाया। वो कत्लेआम था, वो एक राइट नहीं था। राइट में 2 पार्टियां आपस में लड़ती हैं। यहाँ कांग्रेसी नेता खुद आगे बढ़कर जो राइटर्स थे उनको उत्साहित कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि सिखों के मकानों को आग लगा दो, उन्हें जला दो, उन्हें मार दो। और 3 दिन हमने जो देखा उसको मैं बयान नहीं कर सकता।
नफरत के इसी माहौल में 3 नवंबर को इंदिरा की अंतिम यात्रा निकली। देश आंसुओं के सैलाब में डूबा था। बेटे राजीव के कंधों पर मां इंदिरा का शव था। राजनीति की नियति के क्रूर खेल को दुनिया देख रही थी। इंदिरा की चिता से उठती आग से देश पिघल रहा था। जब उनके हत्या की खबर आई तो सबसे पहले तो जो रिएक्शन जनता में थी वो शॉक की रिएक्शन थी। स्तंभ हो गया था पूरा देश। इंदिरा की हत्या के सदमे से देश अभी उबरा भी नहीं था कि राजीव गांधी ने दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव करवाने का फैसला किया। 24 से 28 दिसंबर के बीच लोकसभा चुनाव हुए। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली। बहुमत का ऐसा आंकड़ा तो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को भी हासिल नहीं हुआ था। विपक्ष का नामो निशान मिट गया। कांग्रेस को ये कामयाबी इंदिरा लहर की वजह से मिली, लेकिन इस चुनाव में गांधी परिवार की दरार भी साफ हो गई। अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी उतरी। राजीव गांधी ने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। इस चुनाव की एक और खास बात थी, अमिताभ बच्चन का इलाहाबाद से चुनाव लड़ना। अमिताभ राजीव गांधी के बचपन के दोस्त थे और बॉलीवुड में कामयाबी और शोहरत की बुलंदी पर थे। उन्नीस में राजीव गांधी के बचपन के दोस्त अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। अमिताभ का मुकाबला हेमवती नंदन बहुगुणा से था, जिनका सियासी कद बहुत बड़ा था। जया बच्चन ने इलाहाबाद की बहू बनकर वोटरों से मुंह दिखाई मांगी। अमिताभ ने इलाहाबाद से भारी जीत दर्ज की। बहुगुणा की तरह 1984 के चुनाव में विपक्ष के दूसरे कद्दावर नेता भी चुनाव हार गए। ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया ने हराया, तो पश्चिम बंगाल के जाधवपुर से सोमनाथ चटर्जी को 29 साल की ममता बनर्जी ने हरा दिया। जितने टॉप लीडर्स थे अपोजिशन के सारे हारे। वाजपेयी हारे, कौन बचा? सारे हार गए। क्योंकि एक आंधी चल रही थी तो अमिताभ बच्चन को उस आंधी का फायदा मिला। उनका अपना जो था वो तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत थी वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोगों के मन में जो आक्रोश पैदा हुआ और उस आक्रोश का प्रतिबिंबित होना, कांग्रेस के प्रति टोटल समर्थन की भावना जो थी, उसके चलते अमिताभ बच्चन जीते। हमेशा मुस्कुराने वाले राजीव गांधी के सर कांटों का ताज 31 दिसंबर को रखा गया। राजीव देश के प्रधानमंत्री बने। ये वो राजीव थे जो इंदिरा के बेटे होकर भी सत्ता से दूर रहना चाहते थे। ये वो राजीव थे जो राजनीति से अलग अपनी दुनिया में रहना चाहते थे, हवा से बातें करना चाहते थे। अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन राजनीति में आने का फैसला उन्होंने सोनिया गांधी की मर्जी से लिया था। We had very long talks, my wife and I, before I left flying and I joined politics. छोटे भाई संजय गांधी की मौत राजीव को राजनीति में लेकर आई थी और मां इंदिरा की मौत ने
राजीव को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया। राजीव प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा सरकार के ज्यादातर पुराने चेहरे कैबिनेट में आए। बस एक नाम प्रणब मुखर्जी का नहीं था, जो इंदिरा सरकार में नंबर 2 थे। राजनीति में आकर राजीव गांधी के करीबी भी बदले। रिश्ते में भाई अरुण नेहरू राजीव गांधी कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्री थे। अरुण नेहरू की तरह अरुण सिंह का रुतबा भी कैबिनेट मंत्री से ज्यादा था। अरुण नेहरू भी थे, अरुण सिंह भी थे, अहमद पटेल भी उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस नेताओं की थी जो उस समय थे। मैंने ये देखा उनके अंदर, क्योंकि मैं बहुत मिलता था उनसे, कि जो निर्णय वो स्वयं लेते थे वो हमेशा सही होता था। और जहाँ वो उन लोगों के कहने पर चले जाते थे कि जो सलाह ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से ले ली, वाइडर कंसल्टेशन प्रोसेस जिसको कहते थे, तब हमेशा निर्णय उल्टा हो जाता था, गलत हो जाता था, वो सही नहीं बैठता था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के साथ देश को एक ऐसा नेता मिला जो 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी की बात करता था। एक नई शताब्दी के लिए तैयार करना है, हमें भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना है। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो संचार और आईटी क्रांति का जनक था। लेकिन हमारे शासन में भी हमें एक नए विचार डालने हैं जिसमें तेजी से चले, ज्यादा फायदा पहुंचा पाए। राजीव गांधी की कोशिशों से कंप्यूटर क्रांति आई। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के तकनीकी सलाहकार बनाए गए। मोबाइल की क्रांति, कंप्यूटर की क्रांति और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है वो राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से देश में नई सोच और नई ऊर्जा मिली। आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हो गया। देश प्रगति की राह पर निकल पड़ा। फिर भी कुछ बुनियादी समस्याएं थीं जो दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। दिल्ली में कांग्रेस नेता ललित माकन और पंजाब के शेरपुर के गुरुद्वारे में संत लौंगोवाल की हत्या हो गई। राजीव गांधी ने पंजाब में आतंकवाद की आग ठंडी करने के लिए बुलेट की जगह बैलेट का इस्तेमाल किया। क्या ये तरकीब काम आई और क्या पंजाब में अमन चैन कायम हो पाया? जिस पंजाब की वजह से राजीव गांधी ने अपनी मां को खोया, वो पंजाब अभी भी जल रहा था। प्रधानमंत्री बनने के 7 महीने के भीतर पंजाब में अमन कायम करने के लिए राजीव गांधी ने अकाली नेता संत लौंगोवाल से समझौता किया। इसके तहत 11 मुद्दों पर सहमति बनी। समझौते के बाद सितंबर 1985 में पंजाब में चुनाव हुए। अकाली दल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राजीव लौंगोवाल समझौते के तहत चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का काम आगे बढ़ा। चंडीगढ़ के फैसले में रोड़ा अटका रहे थे हरियाणा के कांग्रेस मुख्यमंत्री भजनलाल की जगह बंसीलाल को कमान सौंप दी गई। लेकिन 26 जनवरी को भिंडरावाला समर्थक फिर स्वर्ण मंदिर में दाखिल हो गए। अकाली सरकार कुछ नहीं कर पाई। 25 जुलाई को पंजाब के मुक्तसर में 15 गैर सिखों को गोलियों से भून दिया गया। 10 अगस्त को पुणे में जनरल अरुण वैद्य की हत्या कर दी गई। जनरल वैद्य ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय सेना प्रमुख थे। होशियारपुर में 30 नवंबर को 22 बस पैसेंजर्स को
गोली मार दी गई। हद से बाहर जाते उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए राजीव गांधी ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह की जगह सिद्धार्थ शंकर रे को पंजाब का गवर्नर बनाया। अकाली सरकार बर्खास्त कर दी गई। केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी बनाए गए। उग्रवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा। पंजाब में उग्रवाद की आग धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। नियति के कारण राजीव गांधी राजनीति में तो आ गए, लेकिन उनमें राजनेता के गुण नहीं थे। वो तो एक जेंटलमैन थे। उनको अपने दोस्तों पर भी खूब भरोसा था। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बावजूद दोस्ती निभाई और यही उनकी मुसीबत की वजह भी बनी। कैसे, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। पंजाब तो धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन राजीव गांधी सरकार के अंदर अशांति बढ़ने लगी। सियासत के आसमान में भ्रष्टाचार के तूफान आने के संकेत मिलने लगे। इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से दूर अंडमान में हुई। अंडमान में राजीव गांधी परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे। अचानक बर्मा से शूटिंग छोड़कर उनके दोस्त अमिताभ बच्चन अंडमान पहुंच गए। अमिताभ ये शिकायत करने गए थे कि वित्त मंत्री वीपी सिंह का मंत्रालय उनके भाई अजिताभ बच्चन को टैक्स चोरी के मामले में परेशान कर रहा है। वीपी सिंह भी अंडमान में ही थे। अपने बचपन के दोस्त अमिताभ की शिकायत पर राजीव गांधी ने पहल की। इसके बाद जो कुछ हुआ उसमें राजीव गांधी धीरे धीरे घिरते चले गए। राजीव गांधी के भरोसेमंद मंत्री थे वीपी सिंह। वित्त मंत्री रहते हुए उनके मंत्रालय ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अचानक 24 जनवरी 1987 को वीपी सिंह को वित्त मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया गया। इस फेरबदल के पीछे की कहानी कुछ और थी। वित्त मंत्रालय के 2 अफसर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुखिया भूरेलाल और वित्त सचिव विनोद पांडे ने टैक्स चोरी करने वाले पावर ब्रोकर्स पर शिकंजा कसना चाहा। अमेरिकन कंपनी फेयरफैक्स से जांच करवाने की पहल हुई। फेयरफैक्स जांच को वीपी सिंह की मंजूरी थी, जिससे ताकतवर उद्योगपतियों में हड़कंप मचा। ये कि वीपी सिंह ने अमिताभ बच्चन के ऊपर पूरा अपना एक तरह से उनकी गुपचुप जांच कराना, उनके बारे में पता लगाना, ये सब शुरू किया। तो वहाँ से मतभेद तो बड़े थे और फिर जो है वो बढ़ते चले गए। अब राजीव जी को अगर ये 2 कलीग हैं कि पार्टी में और वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ करते हैं तो अब इसलिए उनको कदम उठाने पड़े। दरअसल उस समय के वित्त मंत्रालय ने फेयरफैक्स को हायर किया था, लेकिन जैसे ही ये बात पता चली तो अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की उन दिनों गहरी दोस्ती थी और अंडमान निकोबार में छुट्टियां मनाने के लिए राजीव गांधी अपने सपरिवार गए थे। वहीं पर अमिताभ बच्चन भी आए। विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी वित्त मंत्री के रूप में जो है वो वहाँ बुलाया गया। रोज हवाई जहाज से राजीव गांधी की फाइलें अंडमान निकोबार जाती थी और जो भी वहाँ बातचीत हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझे अपनी जीवनी में ये सब बातें बताई हैं। अंत में ये संदेह इतना गहरा हुआ और जिन लोगों ने राजीव गांधी को गलत सलाह दी, उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह आपकी जांच करवा रहे हैं, ये उनको के मन में बैठा दिया। फेयरफैक्स स्कैंडल पर खूब बवाल हुआ। कांग्रेस नेताओं ने भी वीपी सिंह पर हमला बोल दिया। लेकिन ये तो राजीव बनाम वीपी सिंह के जंग की शुरुआत थी। रक्षा मंत्रालय पहुंचे वीपी सिंह ने नया खुलासा कर दिया। HDW सबमरीन डील में 30 करोड़ रुपए कमीशन देने की बात सामने आई। वीपी सिंह ने राजीव गांधी को बताया कि यह कमीशन रक्षा दलालों और नेताओं को दी गई है। इसके बाद राजीव गांधी और वीपी सिंह के रिश्ते बिगड़ गए। वीपी सिंह ने कैबिनेट से
इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह के मन में कहीं ना कहीं ये घूम रहा था कि राजीव गांधी ने खुद जो टास्क मुझे दिया क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का, वित्त मंत्रालय में या रक्षा मंत्रालय में कहीं भी बिचौलिया न हो, उस चीज़ को राजीव गांधी ने खुद खंडन कर दिया। मुझे अपमानित कर रहे हैं और अपमानित करेंगे, ये उनके अंदर द्वंद्व चल रहा था। इसीलिए उन्होंने खुद एक दिन इस्तीफा लिखा और अपने घर से 300 मीटर दूर प्रधानमंत्री निवास में जाकर के उन्होंने वो इस्तीफा उनको दे दिया। कौन थे वीपी सिंह और कैसे वीपी सिंह ने राजनीति के महाभारत में एक कागज का टुकड़ा दिखाकर राजीव गांधी को चक्रव्यूह में फंसाया? कैसे उन्होंने एक कागज के टुकड़े से राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि को बट्टा लगाया? ये सब हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।